सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर छोड़ता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ती है। अब नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक बहुत बड़ी वैरायटी होती है। तो आप पूछेंगे कैसे। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल है, वो एक पावर से मोशन कर रहा है और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर आई है वो इस तरीके से बाहर आई है। इस वेव की जो वेवलेंथ है वो ये है, यानी कि बड़ी लग रही है। और इसके हिसाब से हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी नाप सकते हैं, यानी कि 1 सेकंड के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी। अब मान लेते हैं कि इसी चार्ज पार्टिकल को ज़्यादा पावर दे दे तो ये तेज़ी से मोशन करेगा और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलेगी वो कुछ इस तरीके से होगी, राइट। और अगर हम देखें तो इसकी वेवलेंथ पहले वाली के मुकाबले कम है और इसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले के मुकाबले ज़्यादा है। अब मैक्स प्लांक के हिसाब से जो फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल्स टू में मैक्स प्लांक का जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी दूसरी वाली की ज़्यादा है और पहले वाली की कम है, तो दूसरे वाली की एनर्जी ज़्यादा होगी और पहले वाली की कम होगी। तो अलग अलग एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेस पर सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडिएशन को क्लासिफाई किया गया है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स को ही पढ़ने वाले हैं। हालांकि इसके बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ 3 टाइप्स को पढ़ेंगे जिनकी एनर्जी पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है। शुरुआत करेंगे गामा रेस से, जिनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा है। गामा रेस की डिस्कवरी फ्रेंच केमिस्ट पॉल विलार्ड ने 1900 के अंदर की थी, जिसकी वेवलेंथ थी 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15। अब आप सोच लीजिए कि वेवलेंथ इसकी कितनी कम होगी। अब वेवलेंथ इतनी कम है तो 1 सेकंड में इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी है अराउंड 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20 से लेके 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 हर्ट्स तक। मतलब ये है कि इस रेंज में जिस भी वेव की फ्रीक्वेंसी होगी वो रेज गामा रेस कहलाएगी। अब गामा रेस बेसिकली एक ऐसी रे है जो कि सभी रेस के मुकाबले या फिर सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मुकाबले ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती है। कहने का मतलब ये है कि ये बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हिसाब से ज़्यादा चीज़ों को पेनिट्रेट करके आगे निकल सकती है, छेद के आगे निकल सकती है, राइट। बात करें अगर इसके सोर्स की कि यह आती कहाँ से, मतलब कैसे पैदा होती है, तो नेचुरली पोटेशियम 40 और कार्बन 14 एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके चार्ज पार्टिकल ज़्यादा मोशन करते हैं, तो ये अपने अंदर से गामा रेज बाहर निकालते हैं नेचुरली। और बात करें मैन मेड की, तो यूरेनियम, थोरियम और एक्टीनियम जैसे जितने भी रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं डिके करके, उनमें से भी गामा रेज बाहर निकलती है। इसके अलावा किसी भी न्यूक्लियस के फिजन में जहाँ पे डिके हो रहा हो उसके अंदर से भी गामा रेज बाहर आती हैं। इसके अलावा एक प्रोसेस और होती है जिसको हम लोग कहते हैं एनिहिलेशन, उसमें से भी गामा रेज बाहर निकलती है। तो अगर आपसे कभी भी गामा रेज का सोर्स पूछा जाए तो इनमें से कोई भी प्रोसेस आप बता सकते हैं। बात करें अगर गामा रेज के डिटेक्शन की, तो देखिए इसका डिटेक्शन भी बिल्कुल एक्सरेज की तरह होता है, यानी कि फोटोन बाय फोटोन, लेकिन इसके लिए मेनली सिलिकॉन की फिल्म या फिर सिलिकॉन डिटेक्टर्स का यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर आप गामा रेज के सामने सिलिकॉन की फिल्म रख देंगे तो उसके ऊपर आपको कई सारे डॉट्स और निशान आपको देखने को मिलेंगे जो कि गामा रेज के होने का सबूत होंगे। लेकिन रियलिटी में गामा रेज के साथ होता क्या है, तो देखिए होता यह है कि जब भी गामा रे किसी फिल्म के ऊपर हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे कोलाइड होने के बाद या फिर इंटरेक्शन होने के बाद ये गामा रेज अपनी एनर्जी या तो उस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से दे देते हैं या फिर वो उसके ऊपर से बाउंस करते हैं। तो अब अगर बात करें इसके यूजेस की, तो गामा रेज बेसिकली लिविंग सेल्स को ख़त्म करने का काम इजीली कर सकती है। तो मेडिकल इंडस्ट्री में रेडियोथेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ बेसिकली कैंसर किलिंग के अंदर किया जा सकता है, क्योंकि कैंसर के जितने भी सेल्स या बैक्टीरियाज होंगे उनको ईजीली ख़त्म किया जा सकता है इतनी एनर्जी के साथ। तो इसका यूज़ आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर इस चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं, यानी कि इसके डेंजर फॉर्म्स भी हैं, जिसके अंदर अगर इसका कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये हमारे हेल्दी टिश्यूज़ जो होंगे, हेल्दी सेल्स जो होंगे, उनको भी नुकसान पहुंचा सकती है। और साथ ही इसकी वजह से कुछ दूसरे ही जीन म्यूटेशन भी हो सकते हैं, यानी कि उसकी वजह से अपंगता बढ़ सकती है। कहने का मतलब है कि जब कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो आने वाली जनरेशन्स पे नज़र आते हैं, उनके म्यूटेशंस पे नज़र आते हैं। तो वहाँ पर भी गामा रेज मौजूद होती है, तो इसलिए इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं।
बात करें अगर दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो वो है एक्स रेज, जिसकी डिस्कवरी की थी 1895 में विलियम रॉन्गटन ने। मैं आपको बता दूं कि विलियम रॉन्गटन एक मात्र ऐसे आदमी थे जिन्हें फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज 1900 के अंदर मिला था। एक्सरे की फ्रिक्वेंसी गामा रेज से कम होती है, इसलिए उसकी वेवलेंथ गामा रेज से ज़्यादा होती है, जो कि कुछ इस तरीके से है। इसकी वेवलेंथ तकरीबन 1 × 10⁻⁻10 के आसपास होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻19 से 1 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। आप देख सकते हैं ये इसकी रेंज है, मतलब इस रेंज के अंदर आने वाली सारी की सारी वेव्स एक्स रेज कहलाती। बात करें अगर इसके सोर्स की तो देखिए, जब इसकी डिस्कवरी की जा रही थी तो एक्चुअली इसकी डिस्कवरी की ही नहीं जा रही थी। मतलब ये एक सडन कामयाबी मिली थी। हालांकि इसके पीछे मेहनत बहुत सारी थी, लेकिन सडनली ये कामयाबी विलियम रॉन्गटन के हाथ में आई थी। कहने का मतलब ये है कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए प्लेटिनम जैसा मेटल है या कोई और मेटल है, उसके ऊपर जब वो बीम पड़ी तो उसने उसे अब्जॉर्व किया, और उसमें से निकलने वाले जो भी फोटोन्स थे, मतलब रेडिएशन थी, वो एक्सरेज साबित हुई। अब इनकी एनर्जी नॉर्मल लाइट से तो ज़्यादा थी, लेकिन सीधे सीधे इसका पता कैसे चलता? तो एक सडन एक्सपेरिमेंट हो गया कि ये जो लाइट थी या फिर ये जो रेज थी इनके हाथ पे पड़ी। तो जब उन्होंने अपना हाथ हटाया तो नीचे पड़ी प्लेट पर उनकी बोन्स की इमेज आ गई। तो उन्हें ये चीज़ रियलाइज हुई कि ये जो रेज है ये मेरे हाथ को पेनेट्रेट करके तो गई, लेकिन मेरी बोन्स को पेनेट्रेट नहीं कर पाई। उसकी वजह से सिर्फ बोन्स की तस्वीर इस प्लेट के ऊपर उतर के आ गई। तो अगर किसी आदमी के हाथ में कोई क्रैक है, उस क्रैक में जगह है, तो वहां से तो एक्सरेज निकल जाएंगी, तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि उसकी हाथ में इस हड्डी में क्रैक है। तो इस तरीके से जो भी बोन की इमेजिंग है उसके लिए एक्सरेज का इन्वेंशन हुआ, और इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1900 में। बात करें अगर एक्सरे के डिटेक्शन की, तो गाइगर म्यूलर ट्यूब इसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल साबित रही है कि गाइगर म्यूलर ट्यूब के अंदर अगर गैस को भर दिया जाए और उसके ऊपर एक्स रेज दी जाए, तो इसके जो फोटोन्स होंगे एक्स रेज के, जिनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से गैस के जितने भी एटम है वो आयनाइज हो जाएंगे, राइट। उसकी वजह से इजीली उसके अंदर चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, इसीलिए आराम से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फिल्म, एक्सरे की जो फिल्म होती है उस पर भी एक्सरे को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। अब इसके यूज़ की बात करें तो यूज़ मैंने आपको वैसे ही बता दिया है कि बोन की जो इमेजिंग होती है, यानी कि जितने भी बोन्स हैं उन सब की इमेजिंग एक्सरेज की मदद से की जा सकती है। और इसके डेंजर्स की बात की जाए तो अगर इसका हम कंट्रोल ना कर पाएँ तो ये भी हमारे सेल्स को जला सकती है, बर्न कर सकती है। इसके अलावा इसकी वजह से वॉमिटिंग, ब्लीडिंग और फेंटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये एक्स रेज बहुत नुकसानदायक हो सकती है, राइट। तो इसके बहुत से नुकसान भी हैं। अगली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी कि यूवी रेज। इसकी डिस्कवरी जॉन विल्हेम रिटर ने 2 फरवरी 1801 को की थी। इन वेव्स का नाम अल्ट्रा वायलेट रेज इसलिए पड़ गया है क्योंकि इनके नीचे, यानी कि इनके बाद जो लाइट आती है वो होती है विजिबल लाइट। आपको पता है कि विजिबल लाइट 7 कलर्स में टूटती है, वेबग्योर, ठीक है। तो वायलेट यहाँ पर सबसे ऊपर होता है, तो वायलेट के बाद आती है अल्ट्रा वायलेट, और उसके ऊपर आती है एक्स रेज, यानी कि एक्स रेज और विजिबल लाइट के बीच वाली जो लाइट होती है उसे अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। इसकी वेवलेंथ जो एक्सरे होती है उससे भी ज़्यादा होती है, यानी कि 3 × 10⁻8 के आसपास। और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है एक्सरेज के मुकाबले, यानी कि 1 × 10⁻16 से लेके 8 × 10⁻14 हर्ट्स। यानी कि इस रेंज के अंदर जितनी भी वेव्स आती हैं या फिर जितनी भी रेज आती हैं वो सब अल्ट्रा वायलेट रेज कहलाती है। बात करें अगर इसके सोर्स की, तो देखिए मरकरी के वेपर से जो लाइटनिंग क्रिएट होती है वो अल्ट्रावायलेट वेव्स बाहर निकालती है। उसके अलावा कुछ हेलोजन भी ऐसे होते हैं, फ्लोरेसेंट भी ऐसे होते हैं जिनमें से यूवी रेज बाहर निकलती है। और इसके अलावा जब आप कोई चीज़ स्पार्क करते हैं या फ्लेम जलाते हैं या फिर कुछ लेजर्स का यूज़ करते हैं तो उनमें से भी यूवी रेज बाहर निकल के आती है। यकीनन इनकी एनर्जी विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है। बात करें अगर यूवी रेज की डिटेक्शन की, तो इन्हें फोटो डायोड्स और फोटो कैथोड्स की मदद से आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं और इनके ऊपर जब यूवी रेज पड़ती है तो उनकी एनर्जी इनके इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, राइट। इसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं यूवी रेज की मदद से भी, ठीक है। तो इजीली इन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है। अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ बेसिकली बैक्टीरिया की किलिंग के लिए किया जाता है,
ब्लूटूथ में किया जाता है, यानी कि ब्लूटूथ जो है वो यूवी रेस से चलता है। इसके अलावा सन टैनिंग और फोटोथेरेपी में भी इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन साथ ही यूवी रेस के नुकसान भी हैं, और उसमें सबसे पहला नुकसान तो आप जानते हैं कि अगर ओजोन लेयर ना रहे और यूवी रेस डायरेक्ट अगर अंदर आ जाएं तो उसकी वजह से सनबर्न हो सकता है, सिटीज़ भी जल सकती हैं और हमारी स्किन भी जल सकती है, और उसकी वजह से स्किन कैंसर भी क्रिएट हो सकता है। तो इसके नुकसान भी बहुत हैं। तो ये हैं 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी वेव्स हैं जिनके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ये पहला पार्ट है जिसमें आप लोगों ने 3 वेव्स के बारे में जाना है, इनके यूज़ भी जाने, इनके डेंजर भी जाने, इनके सोर्स भी जाने, डिटेक्शन भी जाने। तो इन सभी चीज़ों को आपको तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया हो, कोई क्वेरी रह गई हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, या फिर हमसे कोई गलती हो गई हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।